आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस में राजनीतिक क्रांति, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि एक नई राजनीतिक संस्कृति के विकास में फ्रांसीसी क्रांति के योगदान का विश्लेषण कीजिए, है ना। कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति में मतलब क्या क्या परिणाम हुआ, उसका में क्या क्या है ना, नई नई चीज़ों का योगदान दिया गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक दिन में नहीं हुई थी, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति वर्ष 1789 से 1799 तक फ्रांस के कट्टरपंथी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के उथल पुथल की अवधि थी। इस दौरान देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ व्यापक स्तर पर संस्कृति और बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। इस क्रांति का न केवल फ्रांस पर बल्कि शेष यूरोप और विश्व पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के लिए होने वाले अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया था। हाल के वर्षों में विद्वानों ने फ्रांसीसी क्रांति की अवधि में 18वीं सदी के उन अंतिम 3 दशकों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है, जब क्रांतिकारी राजनीति ने अपना फ्रांसीसी राजनीतिक क्रांति ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया था। आकार का मतलब अपना एक क्षेत्र, अपना एक संगठन के रूप में उभरना शुरू हो गया था। राजनीतिक व्यवहार के नए सांकेतिक रूपों के विकास के साथ साथ राजनीति की नई अलंकारिक भाषा की उत्पत्ति राजनीति की तत्कालीन धारणाओं को बदलकर रख दिया। फ्रांस के निवासियों को विश्वास होने लगा था कि अतीत की मान्यताओं को ताक पर रखकर तर्क यानी रीजन और प्राकृतिक नियमों के आधार पर ज्ञानोदय या प्रबोधन की प्रकृति के अनुरूप वे एक नए राष्ट्रीय समुदाय को जन्म दे सकते हैं। लेकिन इतने बड़े सपने नए राजनीतिक व्यवहारों के बिना संभव नहीं होते। जैसे कि फ्रांसीसी फ्यूरे कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने जनतांत्रिक संस्कृति को जन्म दिया और विश्व के समक्ष इतिहास की मूल चेतना को प्रकट किया। एक तरफ इसने नई संरचनाओं को जन्म दिया और पुराने को तहस नहस, तो दूसरी तरफ इसने राजनीति था उसके पारंपरिक तंत्र को, है ना, बदलने के लिए नई ताकतों को भी क्या किया था, जन्म दिया। इसके एक खाली स्थान पर कब्जा किया, है ना। जो यहाँ मतलब एक खाली स्थान था जहाँ किसी प्रकार की कोई चहल पहल, है ना, कोई गतिविधि नहीं थी, तो उस स्थान को क्या किया गया, कब्जा किया गया। कब्जा किया गया और वहीं से फैसला शुरू किया, है ना। फ्यूरे के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति सामान्यतः एक राजनीतिक परिघटना थी, है ना। क्या थी, एक राजनीतिक परिघटना थी। इसने राजनीतिक विमर्श में बड़े बड़े परिवर्तन किए, जिसमें शक्तिशाली, है ना, राजनीतिक पदावली, है, सिंबोलिज्म थी और राजनीतिक व्यवहार के मूलगामी रूपों को मूर्त रूप किया गया, जो अभूतपूर्व और क्या था, अप्रत्याशित था। मतलब ऐसा पहले हुआ नहीं था, जैसा, है ना, किया गया, है ना, उसको प्रदान किया गया।
लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह से है ना राजनीतिक व्यवहार का रूप प्रदान किया गया। समाज और राज्य के बीच राजनीतिक संबंध में क्रांति ने समाज का जो पलड़ा था वो क्या होते गया, धीरे धीरे भारी होते गया। पुरातन व्यवस्था है ना, के राज्य पुरातन व्यवस्था के राजा के नियंत्रण में थी। क्रांति ने इसे जनता के हाथों में डाल दिया। फ्रांस प्रजा के राज्य से नागरिक के राष्ट्र में बदल गया। पुरातन व्यवस्था विशेषाधिकारों पर टिकी थी। क्रांति ने समता को स्थापित किया। अतीत से मूलगामी विच्छेद की विचारधारा को इसने जन्म दिया, जो अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति सब कुछ को प्रभावित करने लगी थी। कीथ माइकल बेकर के अनुसार क्या हुआ? क्रांति समुदाय था जो क्या हो विमर्श है ना, यानी एक तरह से विचार विमर्श होने लगा, डिस्कशन होने लगा और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली बातों को क्या किया गया, ऐसे ऐसे बातें को मतलब साबित किया गया और साबित हुई भी। यह ऐसा क्षण था जिसमें सामाजिक संबंध पूर्ण निर्मित हुए और व्यक्ति, समुदाय व राज्य के स्तर पर संबंधों के मूलगामी बदलाव भी आए। जैसे जैसे मतलब क्रांति ने अपनी प्रगति के साथ साथ राजनीति व संस्कृति की नई शब्दावली को जन्म दिया, तो इसने अपने क्रांति व धार्मिक विचार क्या किए, जब धार्मिक विचार विकसित किए और युद्ध व देशभक्ति की नई परिभाषा गढ़ी, तो प्रसिद्ध जैकोबिन नेता कौन थे? रोबेस्पियरे। कौन थे? रोबेस्पियरे के लिए क्रांति अपने दुश्मनों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई हो गई है ना। उसमें मैकमेनर कौन थे? मैकमेरा एक मतलब पत्रकार के रूप में है। वो लिखते हैं कि उसकी ऊर्जास्विता सुधार के लिए इसका अति उत्साह और स्थापित विशेषाधिकारों के खिलाफ इसकी लड़ाई ने ऐसे एक ताकतवर किले में बदल कर रख दिया, जहां भविष्य के आदर्श और उसके विधि रूप समय से पहले ही क्या हो गए, परिपक्व हो गए थे। जो समय पर होना चाहिए था उस समय से पहले ही लोग हो गए। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो गए थे और उनके अंदर में है ना सब चीज आ गया था। यह बात ध्यान देने लायक है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी, बल्कि इसकी कोई पहले से सुनियोजित तैयारी भी नहीं थी। सरकार गिरने के बाद विभ्रम की स्थिति थी, जिसकी वजह से कई तरह के राजनीतिक विमर्श और विवाद को पनपने का मौका मिला है ना। ऐसे में कुछ खास बहस व व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण बने और अपने पैरवीकारों की सोच या उम्मीद से कई बार काफ़ी अलग रूप से सामने आए। और ऐसे ऐसे चीज़ें उदित हो रही नई संस्कृति ने निरंकुश राजशाही को क्या किया, रौंदते हुए ऐसे राजनीतिक व्यवस्था के लिए राह खोली जिसमें राष्ट्र एक क्या था, सामूहिक निकाय था और जनाधिकार के अर्थ है, जिसमें उभर रही सामाजिक व्यवस्था को पुनर्भाषित किया और उसके तमाम प्रयास किए जा रहे थे। के.एम. बेकर के अनुसार, के.एम. बेकर क्या है, एक लेखक है, उनके अनुसार 18वीं सदी के अंतिम अवधि में 3 मुख्य विचार थे, जैसे नया इच्छा शक्ति, विल और तर्क। यही 3 विमर्श थे जिसके उदय, विस्तार व व्याख्या ने फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित किया और बाद में होने वाले हलचलों के लिए आधारभूत बनी। इस तरह क्रांति ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन इसकी विचारधारा
व संस्थानिक ढांचे को फ्रांस के भीतर और बाहर हुए विवादों और संघर्षों के परिणाम स्वरूप क्या होते हुए दिखाई देते हैं दिया गया, तो विकसित होते हुए दिखाई दिया, मतलब एक विस्तार लेते हुए देखा गया। फिर है कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं हैं, उस पर मतलब क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही है ना, उसकी क्या क्या मतलब उस पर विचारे रहे। जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं अनेक समाजों में मौजूद रही, लेकिन यह मौजूदगी बहुत ही अस्पष्ट या अमूर्त रूप से रही। फ्रांस में क्रांति के दौरान सिद्धांतकारों के लिए ये अवधारणाएं पथ प्रदर्शक हो गई। 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति में भी सभी पुरुषों को क्या किया गया, स्वतंत्र और एक समान, फ्री एंड इक्वल घोषित किया गया, है ना। इस तरह उपनिवेश बस्तियों के प्रतिनिधियों की क्या हुई, कांग्रेस में सर्वसम्मति से यह बात प्रस्तावित की गई कि सभी पुरुष जन्म से ही एक समान है और प्रत्येक के कुछ प्राकृतिक अधिकार भी हैं, है ना। तो उसके जिनको उनसे छीना नहीं जा सकता। जैसे हमारा भी क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है कुछ न कुछ, है ना, कुछ न कुछ है। जैसे हम इस देश में रह रहे हैं तो बोलने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, अपना अपना कुछ न कुछ अधिकार है, जिस जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। हमारा इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है, अपनी इच्छा से मृत्यु ग्रहण कर सकते, कोई हमें ऐसे नहीं मार सकता। हाँ, अगर गलत किए होंगे तो इस तरह से, है ना, जो उसके प्राकृतिक अधिकार था, जिनको उनसे छीना नहीं जा सकता, जिनका हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिकी संविधान दास प्रथा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर चुप रहा और वोट के अधिकार की दासों की मांग को टाल दिया। दास प्रथा के मामले पर गृह युद्ध 1861 से 1865 के दौरान अमेरिका लगभग दो हिस्सों में बंट गया था। फ्रांस में यह धारणा बुनियादी व नियामक सिद्ध, है ना, नियामक सिद्धांत के रूप में ली गई और इसका प्रभाव महज पश्चिमी सभ्यता पर ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका के 19वीं 20वीं सदी के इतिहास पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता का मतलब जगत में रहते हुए जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करना नहीं था, उसका और भी था। जैसे जिम्मेदारी किसी और के प्रति नहीं बल्कि खुद के प्रति। हर एक आदमी का एक जिम्मेवार है, मतलब उसके ऊपर जिम्मेवारी होता है कि अपने से छोटों को, है ना, नैतिक शिक्षा दे, है ना, उसको जैसे अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करे, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तब तो कोई और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आप जब बड़ों की इज्जत दीजिएगा तो बड़ा आपको इज्जत देगा, आप छोटे को इज्जत दीजिएगा अपने से छोटे, है ना, उम्र से, तो वो भी आपको क्या करेंगे, इज्जत देंगे। यह विचार उनके लिए अत्यंत प्रिय बना रहा। जिन्होंने क्रांति की थी, इसका प्रभाव सुधारों पर भी देखने को मिला। इस क्रांति ने स्वतंत्रता की एक मजबूत परंपरा को जन्म दिया। अब प्रोटेस्टेंट, यहूदी व स्वतंत्र विचारक फ्रांस शासित क्षेत्रों में बर्दाश्त किए जाने लगे। स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणाओं को फ्रांस की क्रांति के पहले आधिकारिक दस्तावेज दी 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 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन मानवाधिकारों का घोषणा पत्र में रेखांकित किया गया था कि इन विचारों को
नई व्यवस्था में शामिल करने के प्रयास किए गए और वे 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस की राजनीति के केंद्रीय तत्व क्या हुआ बन गए। रो रोबेस्पियर के अनुसार मानवता के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित प्रथम क्रांति फ्रांस की क्रांति थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि फ्रांसीसी जिन अधिकारों की बात कर रहे थे उनकी परिभाषा तक क्या था उस पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई दूसरी धारणा क्या थी कि समता की क्रांतिकारी व नेपोलियन के प्रशासन ने सबको एक समान रूप से कर देने की व्यवस्था शुरू की। साथ ही उन्होंने एकाधिकार संबंधी अधिकारों को समाप्त करने, विशेषाधिकारों को समाप्त करने, कुलीन व पादरी वर्ग के कब्जे की बड़ी भू संपत्तियों का अधिग्रहण कर उन्हें बांटने और मेरिट यानी योग्यता के आधार पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति जैसी पहलकदमियों के द्वारा तीसरे स्टेट के लिए ज़्यादा आर्थिक अवसर प्रदान करने के प्रयास किए, है ना। कितना अच्छा काम किए नेपोलियन। क्रांतिकारी व्यवस्था के कानून की नज़र में सबको एक समान घोषित कर बंधुता की धारणा को क्या किया बढ़ावा दिया गया। एक समसामयिक कविता की कुछ पंक्तियाँ उस समय भी भावना को सामने लाती हैं। किसी भी चीज़ से निराश नहीं होने वाले, किसी भी चीज़ से निराश नहीं होने वाले, तुम आज़ादी के सच्चे प्रेमी, तुम आज़ादी के सच्चे प्रेमी, दास्तां की राख पर समता स्थापित करो, समता स्थापित करो। गणतांत्रिक फ्रांसीसियों अपने अधिकारों के विजेता, कानून के विरोधी, निरंकुश को मार गिराओ, निरंकुश को मार गिराओ। एक क्या है एक कविता। इस तरह की क्रांतिकारी कविताएं और नारे स्लोगन, है ना, बाद में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में कई देशों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई। बाद में क्रांतिकारियों की न समाप्त होने वाली श्रृंखला, जो स्पेन 1820 से शुरू होकर नेपुल्स और सिसिली 1820, पिडमेंट 1821 और अंत में फ्रांस 1830 तक फैली। कब तो स्पेन में 1820 से शुरू होकर नेपुल्स और सिसिली 1820 तक, पिडमेंट में 1821 और अंत में फ्रांस 1830 तक फैली। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणाओं की अंतहीन अपील को दर्शाती है। रिपब्लिक राज की अवधारणा। रिपब्लिक राज एक राजनीतिक विचारधारा है जो एक गणतंत्र के रूप में संगठित राज्य में नागरिकता पर केंद्रित है। रिपब्लिक राज की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति की उपज नहीं थी। प्राचीन काल में इस तरह के कई राज्य यूनान, रोम और भारत में मौजूद रहे, लेकिन फ्रांसीसी रिपब्लिक आधुनिक विचारधारा मंच पर आधारित था। इसकी स्थापना उदारवादी संविधान और व्यापक जन समर्थन के सहयोग हुई, है ना, सहयोग हुई थी। दो मुख्य बिंदुओं को लेकर रिपब्लिक शब्द क्रांति से क्या हो गया था आबद्ध हो गया था। एक कोई दो ऐसे शब्द था जिससे क्रांति क्या हो गया आबद्ध हो गया था। देखेंगे क्या क्या है, कौन कौन से दो शब्द। तो पहला शब्द 1789 ईस्वी में जब राजा की प्रभुसत्ता के बदले राष्ट्र की प्रभुसत्ता स्थापित की गई, और दूसरा 1792 ईस्वी में जब राजा को हटाकर उदारवादी रिपब्लिक की स्थापना की गई। गौरतलब है कि फ्रांसीसी परंपरा, है ना, कौन सी परंपरा, फ्रांसीसी परंपरा में रिपब्लिक शब्द भावनात्मक स्तर पर
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान लिए रहा है ना। भले ही उसकी क्या संस्थागत संरचना कमजोर रही हो, रिपब्लिक की धारणा कई बार निरंकुश चरित्र है ना, जो उसके निरंकुश चरित्र था उसके शख्सियतों द्वारा क्या क्या कर दिया, उछली गई थी, है ना, उछल भी गई। आधुनिक राजनीति की शुरुआत इसी क्रांतिकारी दशक में मानी जा सकती है। इसने दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं पदों वामपंथ व दक्षिणापंथ को जन्म दिया। इस क्रांति ने लोगों को दो गुटों में बांट दिया। कौन कौन से? तो रूढ़िवादी और उदारवादी, है ना। जैसे भारत में भारत में जब ये क्रांति हुआ था तो दो गुट था ना, नरम दर और गरम दर। उसी तरह से इसमें भी है रूढ़िवादी और उदारवादी। जहाँ उदारवादी सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा जनतांत्रिक रूप देने और आज से ज़्यादा लोगों को चुनाव देने के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और राज्य के प्रमुख की नियुक्ति चुनाव के माध्यम से करने की बात कर रहे थे, वहीं रूढ़िवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ थे और अनुशासन, कर्तव्य व सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने पर जोर डाल रहे थे। क्रांति के साथ जो भूचाल आया उससे रूढ़िवादी हिलकर रह गए। ज्ञानोदय प्रबोधन की अवधारणा से प्रेरित सुधारों को उन्होंने प्रबल विरोध किया। इन दोनों धारणाओं ने जन आंदोलन के चरित्र को निर्धारित करने व 19वीं सदी के यूरोप को दो परस्पर विरोधी गुटों में बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों की राजशाही व रूढ़िवादियों के उसके विपरीत फ्रांस के गणतंत्रात्मक विचारों को फैलने का बीड़ा उठाया। फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो चुका था। क्या हो चुका था? गणतंत्र हुआ कहाँ? फ्रांस में। मैरेले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है ना, माना गया। मैरेले क्रांति या संघर्ष का गीत नहीं रह गया, अब वह राष्ट्रगान का रूप ले चुका था। कौन? तो मैरेले। साथ ही 14 जुलाई रिपब्लिक डे की याद में राष्ट्रीय अवकाश को, है ना, राष्ट्रीय छुट्टी की तारीख घोषित की गई। सीए बोली के अनुसार 1789 की क्रांति के बाद प्रतिरोध का जो मानस तैयार हुआ था उसके तीव्र ज्वर ने शासक वर्ग को राज की विचारधारा आधारशिला को पुनर्निर्मित करने और इसे अशांत आधुनिक रूप देने को बाध्य कर दिया। प्रेरणा के अनेक स्रोत थे, खासकर ज्ञानोदय प्रबोधन मुख्य व केंद्रीय था। पारंपरिक राजा सत्ता के आधार और संरचना में हुई इस परिवर्तन ने नई धारणाओं रिपब्लिकवाद व उदारवाद को लोकप्रिय बनाया। तीसरा है प्रतिनिधित्व के मामले पर अनुमति मत। किसकी क्या क्या प्रतिनिधित्व रहा और उस पर जो मामला रहा उस पर क्या आधुनिक मत रहा लोगों का, है ना। रोबेस्पियर का मानना था कि संप्रभु जनता के संस्थान स्थापित हो जाए तो वे अपने लिए कुछ अच्छा हो सकता उसे करेंगे और जो वे नहीं कर सकते हैं वे काम उनके प्रतिनिधि करेंगे। जैसे कोई हम मान के चलते मुखिया से कोई काम हम करवाना चाहते हैं तो उससे करवाएंगे। अगर मुखिया नहीं करेगा तो उसके नीचे है उप मुखिया, वो करेंगे। उप मुखिया, वार्ड सदस्य, है ना, वार्ड सचिव, ये सब करेंगे। यहाँ पुरुषों के समर्थक असमंजस
की स्थिति में था। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध में लिखा है, अपने प्रतिनिधि को चुनना अपनी स्वतंत्रता को खोना है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था का उदाहरण देते हुए रूसो ने कहा कि अंग्रेज केवल चुनाव के वक्त स्वतंत्र होते हैं। दरअसल उक्त कृति में रूसो ने पुरातन शासन व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की एंटीथीसिस प्रस्तुत की। श्रेणियों पर आधारित कॉर्पोरेट समाज और स्टेट की जगह उन्होंने नागरिकता के सामान्य आधार पर व्यक्तियों के विचार क्षमता वाली व्यवस्था की वकालत की। नागरिक संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि राजा से सत्ता लेकर उसे सामूहिक रूप से लोगों को सुपुर्द किया जाए, यानी व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित व्यवस्था की जगह सामुदायिक इच्छा पर आधारित व्यवस्था, यानी किसी का व्यक्तिगत यहाँ नहीं चलेगा, जो सबकी राय होगा समूह में, है ना, जो सबकी विचार होगा वही बात चलेगा। रूसो द्वारा परिभाषित सामाजिक अनुबंध के अनुसार सामूहिक इच्छा शक्ति से पैदा हुई संप्रभुता का प्रतिनिधित्व कोई और नहीं कर सकता। लोगों द्वारा चुना गया शासक सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व न करके सिर्फ अपनी ही इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह रूसो की परिभाषा के अनुसार सामूहिक इच्छा शक्ति और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हो, ऐसा जरूरी नहीं। फ्रांस जैसे बड़े राष्ट्र राज के लिए क्रांति के समर्थकों ने महसूस किया कि रूसो के सिद्धांत को संशोधित करने की आवश्यकता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नेता सीएस ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व के बिना न तो लोग कुछ कह सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। दक्षिण पंथियों ने इस मत का विरोध किया। इनमें खासकर पुलिन थे, जो श्रेणीबद्धता के हिमायती थे। बाद में जब आतंक बढ़ा तब वामपंथी की तरफ से भी सीएस के विचारों का विरोध हुआ। रूसो की अवधारणा के फैलने, भारी संख्या में आम जनता की भागीदारी और बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों ने प्रत्यक्ष जनतंत्र की मांग को तुल दिया, जिसमें पेरिस के सेक्शनल असेंबली से प्रतिनिधि को वापस बुलाया जा सकता था और नए प्रतिनिधि को मनोनीत किया जा सके, जिसमें लोग राज व्यवस्था के हस्तक्षेप कर सकें और यहाँ उचित न्याय संभव हो। किथ माइकल बेकर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की जड़ें लुईस XIV के शासन के दौरान में आते हैं, जब कुछ सुधारवादी किस्म के लोग में जमा हुए और उन्होंने पारंपरिक प्रोविंशियल स्टेट को पुनर्व्यवस्थित करने की मांग की। लेकिन मेरव्यू और क्वेश्ने ने उक्त धारणा को सैद्धांतिक जामा पहनाया। मेरव्यू ने अपनी किताब ला एमी डेस होमेस मानव के मित्र में संपत्ति के अधिकार को प्रत्येक समाज का मूलभूत कानून कहा। उसने संपत्तिवानों से बने प्रोविंशियल असेंबली में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। इस अवस्था तक प्रतिनिधि पर आधारित सत्ता व्यवस्था के पैरवीकारों ने कुछ खास सामाजिक हितों के
प्रतिनिधित्व तक ही अपनी बात को सीमित रखा। यहाँ जनता की आवाज़ के लिए जगह नहीं थी। 1788 और 1789 में चले राजनीतिक वाद विवादों से इस सिद्धांत को आधुनिक स्वरूप मिला। पारंपरिक सत्ता को प्रतिनिधित्व देने की वकालत उस करने वाली उक्त अवधारणा के खिलाफ असेंबली के प्रतिनिधियों ने विरोध जताया और सामुदायिक हित को प्रतिनिधित्व देने की बात की। सीएस ने अपनी कृत व्हाट इज द थर्ड स्टेट में उक्त विवाद से जन्मे कुछ गंभीर प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उसने प्रतिनिधियों के विद्रोह को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए किया गया क्या था, एक प्रयास है ना था, वही कि राष्ट्र की संप्रभुता के लिए किया गया प्रयास। इसका परिणाम हुआ स्टेट जनरल का राष्ट्रीय असेंबली के रूप में पुनर्गठन। वहाँ सामुदायिक हित की धारणा का प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के साथ संगठन हुआ और सामने आया प्रसिद्ध घोषणा पत्र। क्या चीज? तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में फ्रांस की क्रांति ने मूलभूत बदलाव लाए और जनता का सशक्त रूप सामने आया। प्रतिनिधित्व की पारंपरिक अवधारणा में प्रतिनिधित्व का मतलब था राजा, निरंकुश शासक। रूसो ने कहा था कि नागरिकों की संस्था में ही प्रतिनिधित्व संभव है। सीएस के अनुसार एक जटिल आधुनिक समाज की एकता राष्ट्रीय असेंबली के रूप में ही संभव थी, लेकिन इससे समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ, बल्कि इससे क्रांतिकारी बहसों में तनाव ही पैदा हुआ। तथापि प्रतिनिधित्व पर आधारित आज के आधुनिक सिद्धांत के विकास के लिए इसने नींव का कार्य जरूर किया। फ्रांस के विचारकों व सिद्धांतकारों ने जनता की संप्रभुता की अवधारणा जरूर विकसित की, लेकिन उसे मूर्त रूप प्रदान कर पाने में वे असफल रहे। इसके कई कारण थे। विचार को व्यवहार का रूप देने के लिए एक संगठित पार्टी की जरूरत होती है, जो फ्रांस के क्रांतिकारी काल में नहीं थी। कुछ लोग जेरोडिस व मोंटानार्ड्स को पार्टी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे अस्थायी समूह भर थे, जिनमें लोग दोस्ती या व्यक्तिगत वफादारी की वजह से शामिल होते थे। वे न तो जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे और न ही किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर सामने आते थे। साथ ही फ्रांसीसी जनतांत्रिक प्रयोग तब हुए जब फ्रांस अत्यंत गहरे संकटों के दौर में था। खासकर 1792 में युद्ध में शामिल होने की वजह से क्रांति अपने मूल लक्ष्यों से भटक कर गहरे आतंक के वातावरण को जन्म देने वाली साबित हुई, जिसे तानाशाही भरे जनतंत्र की शुरुआत भी माना जाता है। यह रूप देने वाले रोबेस्पियरे था। क्रांतिकारी तानाशाही अस्थायी प्रयोग मात्र होगी, न कि जनतंत्र की समाप्ति। इसके प्रति वह सचेत था, लेकिन रूसो व सामान्य जनमत की इच्छा
उसकी व्याख्या आधुनिक युग में तानाशाहों द्वारा सहजता से अच्छे अस्त्र के रूप में प्रयुक्त की जाती रही। चौथा है कि, क्रांतिकारी साजिश का सिद्धांत वामपंथ और दक्षिणापंथ की विचारधाराओं में यूरोपीय राजनीति विभाजित होने के परिणामस्वरूप यूरोप में क्रांति के आधुनिक विचार और परिवार व संपत्ति जैसे मूलभूत सामाजिक संस्थाओं में नैसर्गिक परिवर्तन देखे गए। 19वीं सदी तक आते आते क्रांति एक सार्वभौम शक्ति हो गई जिसने सर्वप्रथम यूरोप और तत्पश्चात पूरे विश्व की राजनीति का विचारधारात्मक रूप ले लिया। इसने षड्यंत्र के सिद्धांत को जन्म दिया। कई लोग जैसे एडमंड बर्क ने इस क्रांति को महज कुछ लोगों का षड्यंत्रकारी अभियान कहा जो दार्शनिकों से प्रभावित थे, प्राचीन संस्थाओं में विश्वास रखते थे और केवल उसमें अपना हिस्सा चाहते थे। नए विचारों से प्रभावित इन लोगों ने सत्ता को चुनौती देकर सामाजिक स्थिरता को तहस नहस करके रख दिया। यूरोप के अन्य भागों में मसलन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख सत्ताधारियों को क्रांति का डर सताने लगा और क्रांति के षड्यंत्रकारी सिद्धांत से कई सरकारें और कंजर्वेटिव नेता वर्षों तक डरते रहे। डरते रहे। यह आम धारणा 19वीं सदी में बनी रही। फ्रांसीसी क्रांतिकारी यह आम धारणा पूरी 19वीं सदी में बनी रही कि फ्रांसीसी क्रांति षड्यंत्र का परिणाम थी और इसके लिए समकालीन फ्रीमैसन व क्रांतिकारी विचारों के प्रवक्ताओं को जिम्मेदार माना गया, जिन पर आधिकारिक या स्वाभाविक सत्ताओं को उखाड़ फेंकने का इल्जाम लगा। इसका परिणाम हुआ अनेक काल्पनिक शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे बैरियल व प्रसिद्ध उपन्यासकार अलेक्जेंडर ड्यूमा उन प्रभावी लेखकों में से थे जिन्होंने इस बात का काफी प्रचार प्रसार किया कि फ्रीमैसनों ने यूरोप भर में राजशाही को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से क्रांतियों को सहयोग दिया। साथ ही उन पर कैथोलिक चर्च की सत्ता को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया गया। इस मिथक के विभिन्न रूप पूरी 19वीं सदी में छाए रहे। फ्रांस में फ्रीमैसनरी वामपंथ के साथ जरूर थे, लेकिन षड्यंत्र में उनकी शायद ही हिस्सेदारी रही। वे महज राजनीतिक बहस का मंच भर थे, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ तक वे मूलगामियों और कुछ समाजवादियों को प्रभावित करते रहे। उनके आलोचक उनको खतरे और अवैधानिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखते थे। षड्यंत्र की उक्त धारणा एक बार फिर तब केंद्र में आई जब फ्रांस और प्रशिया के युद्ध 1870 से 1871 के बाद पेरिस में गृह युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन फ्रीमैसनों की सरकार और विद्रोहियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने से उक्त धारणा और ज्यादा पुख्त हो गई। गौरतलब है
कि निकोलस निकोलस डेसेंट ने अपनी किताब दी सोसाइटीज एंड द सोसाइटी द सोसाइटीज एंड द सोसाइटी में जर्मन एकीकरण के पीछे फ्री फ्री मैसनरी का हाथ बताया। षड्यंत्रकारियों की फेहरिस्ट में प्रोटेस्ट जेसुइट्स और यहूदियों को भी शामिल किया गया, बल्कि बिस्मार्क के अधीन पर्शिया के उत्थान में यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट व फ्री मैसन का सहयोग लिया था। एडवर्ड रोमांट की प्रसिद्ध किताब द फ्रेंच ज्यू वुमेन 1886 से यहूदी विरोधी प्रचार अभियान की शुरुआत मानी जाती है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यहूदी विरोध एंटीसेमिटिज्म यूरोप की राजनीति में प्रमुख मुद्दे का रूप लेती गई। फ्रांस में ड्रेफस विवाद 1894 से 1899 के बीच के दौरान यहूदी विरोधी पूर्वाग्रहों को और भी बल मिला। इन पूर्वाग्रहों की प्रतिध्वनि दूसरे विश्व युद्ध तक रही। 1864 ईस्वी में लंदन में यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों एवं समाजवादी पार्टियों का एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के गठन के पीछे षड्यंत्र के गुप्त सिद्धांत को माना गया। 1871 के पेरिस कैंपेन के लिए भी कई लोगों ने इसी के कारण के रूप में देखा। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति में ऐसे राजनीतिक घटनाओं को षड्यंत्र मानकर उल्लेख करने की प्रवृत्ति को क्या हुआ शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। इसमें लमसम 6 क्वेश्चन है ना। तो करीब 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा। पूरा क्लास वॉच करिए, पूरा देखिए, और हमें उम्मीद है कि इसके करने के बाद आपको है ना फ्रांस में राजनीतिक क्रांति है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लाइक से सब्सक्राइब करिए चैनल, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए कैसा है। अगर इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो हमें संकेत दीजिए कि हाँ यहाँ ये चीज़ आपसे गड़बड़ी हो रहा, आप सुधार करिए, तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद और संप्रभुता को कैसे आकार दिया, है ना। हम लोग इसमें जैसे पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे, फिर संप्रभुता को देखेंगे और उसमें क्या क्या आकार दिया गया है ना, उसके बारे में देखेंगे और अंत में निष्कर्ष देखेंगे। तो परिचय में हम लोग देखते हैं यूरोप महाद्वीप में 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्य को मिलाकर बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पूर्व जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु
1789 के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्र की नई अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस ने एक राष्ट्र का रूप तब लिया जब इसके आज़ाद नागरिकों ने संप्रभुता को अपने अधिकारों के तहत परिभाषित किया। सीए की प्रसिद्ध कृति व्हाट इज द थर्ड स्टेट। सीए की प्रसिद्ध कृति व्हाट इज द थर्ड स्टेट में राष्ट्र को अविच्छेद साझा इच्छा इनएलाइनेबल कॉमन विल के रूप में देखा गया। राष्ट्र की इस कल्पना के कई निहितार्थ थे। मसलन, राष्ट्र एक कॉमन कानून के तहत संगठित लोगों का समूह है जिनको नागरिक के रूप में एक समान दर्जा प्राप्त है और इसमें जन्म व सामाजिक हैसियत के आधार पर दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राष्ट्र की परिभाषा में निहित अवधारणा की वजह से यह क्या है, समस्यामूलक भी है। कारण इसे सार्वभौम रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीए के राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करने का मतलब था पारंपरिक संगठनों और संस्थाओं को आधार प्रदान करने वाली मान्यताओं और कानूनों को खारिज करना, जिसमें डिवाइन राइट्स दैवीय अधिकार की भी धारणा शामिल थी। इसने एकीक यूनिटरी प्रतिनिधित्व और एकीक यूनिटरी राष्ट्रीय इच्छा के बीच के संबंध पर जोर दिया और इसे स्टेट जनरल को राष्ट्रीय असेंबली में बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार संप्रभुता की आम धारणा क्रांति की आत्मा में थी और राष्ट्रवाद के साथ ही गहरी जुड़ी थी। राष्ट्रवाद की इस क्रांतिकारी धारणा के विपरीत दीदेरो ने 18वीं सदी में राष्ट्र को इनसाइक्लोपीडिया में अलग रूप से परिभाषित किया था। इसने राष्ट्र को लोगों की एक खास संख्या को सूचित करने वाला शब्द कहा था जो एक खास क्षेत्र जो खास सीमाओं में सीमित हो, एक ही शासन के तहत निवास कर रहे हो। कूटनीतिक जरूरतों और सुरक्षात्मक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को विदेशी शासकों के हाथों मुआवजे, शांति के लिए घूस या जीत के इनाम के रूप में दिए जाने की परंपरा थी। कंसर्ट ऑफ यूरोप के नेता भी इसी रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन इस तरह के घपले ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सके। यूरोप भर में राष्ट्रवाद की उग्र लहर उठी, जो यूनान और बेल्जियम से शुरू होकर 1848 में एकदम महत्तम स्तर पर पहुंची। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद को अनेक तरीकों से फलित पोषित किया गया। 14 जुलाई 1790 के पेट दी ला फेडरेशन ने राष्ट्रीय एकता के लिए कानून बनाया। क्रांति और युद्ध दोनों ही जनता की एक बड़ी संख्या को एक राष्ट्र में होने का भाव पैदा करने के माध्यम के रूप में साबित हुई। 1789 से लेकर 1815 तक, फिर 1830 से लेकर 1848 और 1870 से 1871 में
फ्रांस के निवासियों की राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी ने फ्रांस को एक अनोखे राष्ट्र का रूप दिया, जो राजनीतिक प्रगति के पैमाने के रूप में दूसरे के लिए आदर्श दूसरे के लिए आदर्श बन गई। 1889 1889 1889 में फ्रांस की राष्ट्रीय अस्मिता को राष्ट्रवादी ने नए विचार व सांस्कृतिक रूपों के माध्यम से पूर्ण परिभाषित किया। हालांकि यह बहस बिना किसी निष्कर्ष के चलती रही। क्या रहा? बिना निष्कर्ष के रही। इन राष्ट्रों के दौरान फ्रांसीसी सरकार ने राष्ट्रीय एकता की भावना को पोषित करने और राष्ट्रीय स्मृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े बड़े उत्सवनुमा आयोजन किए। मसलन 14 जुलाई के दिन सैन्य प्रदर्शन, परेड, आतिशबाजी प्रदर्शनी, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण और रिपब्लिक शहीदों की मूर्तियों का अनावरण आदि। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन आज हम प्रायः सभी देशों में पाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में प्रत्यक्ष योगदान नहीं दिया था। राष्ट्रवाद की फ्रांसीसी अवधारणा की परिणति प्रायः प्रेरणा, प्रशासन और कई बार डर और प्रतिरोध पैदा करने में हुई। सीए बोली के अनुसार क्रांति को जिस एक घटना ने सबसे ज़्यादा मूलगामी रूप दिया था वह था ग्रेट पावर्स का फ्रांस पर आक्रमण। फ्रांस की धरती पर दुश्मन की सेनाओं की उपस्थिति ने प्रतिरोध व तीव्र ज्वार को जन्म दिया, जो फ्रांस से शुरू होकर फिर पूरे यूरोप में फैल गया। फ्रांस की धरती पर विदेशी आक्रमण ने अद्भुत राष्ट्रवादी ऊर्जा का जो जन्म दिया। राइन नदी के बाएं की जर्मन भूमि कब्जे में 1801 से 1814 करने के बाद नेपोलियन के द्वारा जर्मन फेडरेशन संघ की स्थापना के प्रयास ने पूरी जर्मनी राजनीतिक संरचना में क्रांति ला दी और जर्मनी मध्ययुगीन मानसिकता की गिरफ्त से बाहर निकालने लगा। फ्रांस ने जर्मन व धार्मिक राज्यों को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिया, स्वतंत्र शहरों व कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता को मिटाया और सामंती परंपरा पर तीखा प्रहार किया। इन सबके प्रभाव ने जर्मनी के कैथोलिक और हैबसबर्ग चरित्र को धूमिल कर दिया। बड़े राज्यों, खासकर प्रशिया की ताकत कई गुना बढ़ी और 300 राज्यों में विभाजित जर्मनी में 1815 तक राज्यों की संख्या सीमित होकर कितना रह गया? 38 रह गई। इस तरह जर्मनी एकीकरण के मार्ग पर चल पड़ा। इसमें पूछा ना जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ये सब 9th में पढ़ना है बढ़िया से। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, नाजीवाद, हिटलर और क्या क्या इसके बारे में सब 9th क्लास में पढ़ना है। मेटरनिक के बारे में पढ़ना है और गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ना है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक थे, है ना।
और भी मतलब 9th क्लास के, उसका भी हम लाएंगे एक वीडियो, एक नहीं पूरा कोर्स ही लाएंगे 9th क्लास के। इस तरह जर्मनी एकीकरण के मार्ग पर चल पड़ा। फ्रांस ने बेल्जियम को भी अपने कब्जे में किया, कारण बेल्जियम ने उसके प्रति विरोध जतलाया था, जबकि इटली आर्थिक दोहन का केंद्र बना रहा। कुछ इतालवी क्षेत्रों को फ्रांस के शासकीय धारणाओं को बतौर इनाम दिया गया। नेपोलियन के शासन के प्रति इन क्षेत्रों में तीव्र गुस्सा उभरा। नेपोलियन के आलोचक सही ही कहते हैं कि उसका साम्राज्य राष्ट्रवाद के विचार का नकार था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपोलियन के शासन ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, सिविल कोड और टी फैक्ट प्रशासक जैसे संस्थाओं से युक्त फ्रांसीसी प्रशासन मॉडल को भी लादा। नेपोलियन की पराजय के बाद इसके अधीन क्षेत्र आज़ाद जरूर हुए, लेकिन उसके साम्राज्य की संस्थाओं के प्रभाव से वे मुक्त नहीं हो सके। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस के द्वारा इन सबको उलटने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह इसमें पूर्णतः कामयाब नहीं हो सका। वह भी राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित करने लगा। विगत समय में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कई तरीके अपनाए गए, मसलन रेलवे, नौकरशाही, प्रशासनिक केंद्रीकरण, संचार के नए माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक अस्मिता को बढ़ावा देने के द्वारा। इन सबके अलावा राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के विचारधारात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1871 का फ्रांस और पर्शिया का 1871 का फ्रांस और पर्शिया का युद्ध जुनूनी राष्ट्रवाद और लोकप्रिय संवेदना का ही परिणाम था, जिसने यूरोप की राजनीतिक सीमाओं को तो बदला और साथ में इसके पारंपरिक सत्ता संबंधों को भी उलट कर दिया। विश्व युद्धों और फ्रांसीसी क्रांति के बीच की अवधि में राष्ट्रवाद ने खुद को अनेक रूपों में प्रकट किया, मसलन आदर्शवादी, संकीर्ण व आक्रामक रूप। कभी-कभी इसने अमानुषिक रूप से अख्तियार किया, जिसका प्रायः अन्य देशों पर आक्रमण व दमन के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। नाज़ी शासन के दौरान तो यह क्रूर और राजसी रूप में सामने आया। राष्ट्रवाद की आधुनिक परिभाषाएं साझी नस्ल, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति और उत्पत्ति पर जोर देते हैं। 19वीं सदी के अनुभवों ने अतार्किक भावनाओं और नफरत, जिसको मिथकों व इतिहास की विकृति व्याख्या व लोकप्रिय संवेदनाओं को उकसाकर फलित पोषित किया के लिए बड़ी जमीन छोड़ी। सोचिए, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होगा, उसमें जनता का क्या हाल रहा होगा। बेचारे तहस नहस बेबस, खाने पीने रहने के लिए हो गया होगा। उसको लगता होगा कि भगवान जल्दी से जल्दी हमारे ये सब देखने से अच्छा मर जाऊं। बेचारे कितना बिलट रहे होंगे। आज भी जब एक दूसरे देश से युद्ध होता है तो इसमें सबसे हानि किसकी होती है? जनता लोगों की, है ना, बेचारे नागरिक लोगों की।
आम नागरिक लोग वो छितिर बितिर हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसको मतलब अपने आप में कुंठित हो जाते हैं कि हम क्यों इस देश में रह रहे हैं, क्यों इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, है ना? तो ये युद्ध ना बहुत विनाश की चीज़ है। इसलिए हम तो कहते हैं कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा युद्ध हो, युद्ध युद्ध ही होता है ना? इसलिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहिए। बस जाओ, छोड़ दीजिए, जाओ तुम ही अमीर रहो, तुम ही सही रहो, है ना? हम गलत हैं, ठीक है। बस समझने वाला समझ रहा है ना कि कौन गलत है, कौन सही है। थेथरलॉजी से काम नहीं चलता है। इसलिए अच्छा विचार रखिए, अच्छा सोच रखिए, किसी से अपनी लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। राष्ट्रीय अस्मिता को आकार देने में युद्धों की बड़ी बड़ी भूमिका रही है, और यह भी फ्रांस ने ही विरासत के रूप में प्रदान किया। नेपोलियन की व्यक्तिगत छवि ने फ्रांस को राष्ट्रीय गौरव के बड़े क्षण प्रदान किए। 1854 से 1854, 1859 और 1870 में लुईस नेपोलियन ने जो युद्ध छोड़े, उन्हें तीव्र राष्ट्रीय संवेदनाओं को जगाया और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट किया। 19वीं व 20वीं सदी में लगभग सभी पश्चिमी देशों ने मिलिट्री प्रदर्शनी, राष्ट्रीय चिन्हों व अनिवार्य सैनिक सेना के महिमा मंडल द्वारा युद्ध को राष्ट्रीय चेतना की उत्तेजना करने के लिए उचित हथियार बनाया। राष्ट्रवाद के ज्वार ने ही यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। जापान राष्ट्रीय उत्साह को ही बढ़ावा देकर एशिया में ऊपर उठा, और चीन इस तरह की चेतना की अनुपस्थिति में देर से राष्ट्र राज्य बनकर उभर सका। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की घोषणा को जन्म देने और बाद में इसके आधुनिक दमनात्मक रूप लेने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम किया। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद बाहर वाले के लिए एक प्रतिमान था, तो भय का कारण भी। ज्ञानोदयकालीन दर्शन से प्रभावित हो राष्ट्रवादी जोश ने पूरे विश्व को प्रेरित किया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस में राजनीतिक क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यूरोप में जनमत संग्रह और सर्वसत्तावाद की अवधारणा के विकास की विवेचना कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय, फिर उसके बाद इसका क्या क्या जनमत संग्रह रहा, सर्वसत्तावाद रहा, और उसकी क्या क्या अवधारणाएं रहा, और इन सब में क्या उसकी विकास और विवेचना है। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा ब्लू ब्लैक पेन से का इस्तेमाल करिएगा। ब्लैक पेन को हाईलाइट करने में, है ना, और आंसर देने में ब्लू पेन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। जनमत संग्रह किसी प्रस्ताव, कानून या राजनीतिक मुद्दे पर मतदाताओं द्वारा किया गया वोट है। यह किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी मुद्दे पर मतदान किए जाने के विपरीत है। इसके परिणाम स्वरूप एक नई नीति या विशिष्ट कानून अपनाया जा सकता है, या जनमत संग्रह केवल सलाहकारी हो सकता है। इस प्रकार विवादों को सुलझाने या किसी विवादग्रस्त पहलकदमी को उचित अनुचित ठहराने के लिए
जनमत संग्रह के की प्रयोग की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई। 1790 में एवियन ने एवियन के निवासियों ने फ्रांस से मिल जाने की इच्छा व्यक्त की। पोप के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन लोगों पोप के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस इलाके के लोग फ्रेंच बोलते थे और फ्रांसीसी संस्कृति उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा थी। यहाँ के बाशिंदों की इस पहलकदमी ने एक ऐसे मसले को जन्म दिया जो पूरी 19वीं सदी के दौरान संघर्ष व परिवर्तन का स्रोत बना रहा, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को अपनी मर्जी से अपना राज्य चुनने का अधिकार है या नहीं। दरअसल यह उस पारंपरिक व स्थापित धारणा के खिलाफ था जिसके अनुसार राजा की संप्रभुता ईश्वर प्रदत्त मानी जाती थी। गणतंत्र की धारणा की भांति अपने आत्मनिर्णय का अधिकार सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रांसीसी क्रांति से ही जुड़ा था। इटली के कई राज्य जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे एकजुट होकर आज़ाद हुए। स्पेन व पुर्तगाल के लैटिन अमेरिकी उपनिवेशों ने 1808 और 1826 के बीच की अवधि में आज़ादी पाई। इन सब पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था। 1793 में जैकोबिन रिपब्लिक की स्थापना एक और निर्णायक घटना थी जिसका दीर्घकालिक प्रभाव रहा। एक मजबूत कार्यकारिणी पर आधारित रोबेस्पियरे की रिपब्लिक स्थापित करने की कोशिश अस्थायी प्रयोग ही साबित हुई, लेकिन जनतंत्र की समाप्ति नहीं। उसने अपने प्रयास को उचित ठहराने के लिए रूसों की पूर्ण व्याख्या की। बाद में अनेक तानाशाहों के लिए यह उचित बहाना बन गई। इसलिए आधुनिक सर्वसत्ता राज्यों को भी फ्रांसीसी क्रांति की विरासत समझा जाता है। मजबूत युद्धकालीन तानाशाहियाँ तो पहले भी स्थापित हुई थी, लेकिन जनमत संग्रह का इस्तेमाल करते हुए भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन्हें आंशिक रूप से ही जनतांत्रिक कहा जा सकता था, फ्रांसीसी क्रांति का ही परिणाम थी। क्रांति के दौरान उठाए गए कई निरंकुश कदमों को बाद में जनमत संग्रह के आधार पर ही कानूनी जामा पहनाया गया। बोनापार्ट के शासन के दौरान कई फर्जी तरीके आम व्यवहार से हो गए। बहुत बड़े बहुमत के साथ नया संविधान लागू किया गया और 1802 में बोनापार्ट को जीवन भर के लिए शासक चुना गया। उसके खिलाफ केवल 8,000 मत पड़े। इसी तरह बाद में एक जनमत संग्रह में वह फ्रांस का राजा चुना गया। इसके पक्ष में कुल 35 लाख मत पड़े और विपक्ष में केवल कितना ये 1 है। अच्छा ठीक, 2579 यानी 2500, ये एक नहीं है शायद, एक ही है। 2,25,791 शायद एक नहीं है, फुल स्टॉप है। इसी तरह के जनमत संग्रह लुईस
नेपोलियन के द्वारा भी किए गए। 20वीं सदी में सर्व सत्तावादी व्यवस्थाओं में इस तरह के धोखे भरे जनमत संग्रह करवाकर तानाशाही को औचित्य मिलता रहा। कई विद्वान जनतंत्र के इस दुरुपयोग के लिए फ्रांसीसी क्रांति को जिम्मेदार मानते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिए। अब एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कुछ हमसे मिस्टेक हुआ तो माफ़ करिएगा, और बताने की कोशिश करिएगा कि क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करेंगे हम। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? फ्रांसीसी क्रांति में समाजवादी विचारधारा के योगदान पर प्रकाश डालिए। फ्रांसीसी क्रांति में समाजवादी विचारधारा के योगदान पर प्रकाश डालिए। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसका लक्ष्य समाज के आर्थिक और नैतिक आधार को बदलना तथा जीवन में व्यक्तिगत निर्णय की जगह सामाजिक निर्णय स्थापित करना था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति समाजवाद न होकर उदारवादी थी, लेकिन समाजवाद की कुछ आहटें फ्रांस क्रांति की घड़ी में भी सुनाई देती है। इसके कुछ पक्षों ने आने वाले दिनों में समाजवादियों की प्रेरणा दी। यह सच है कि 18वीं सदी का एक बड़ा फासला मूलगामी सामाजिक चिंतकों और आधुनिक समाजवादी सिद्धांतों के बीच थे, लेकिन क्रांति के दौरान के कुछ लेखकों और भाषणों का गरीबी, शोषण व असमानता के खिलाफ की लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मोंटेस्क्यू, जो अभिजात्य परिवार से था, ने सभी नागरिकों के भरण पोषण व स्वास्थ्य जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पर ठहराई। इस तरह की ही बातें चारों तरफ से सुनने को मिल रही थी। 1789 ईस्वी के फ्रांस में कोई निश्चित समाजवादी विचारधारा नहीं थी, लेकिन समानता के लिए एक तरह का जुनून क्रांति की हरेक अवस्था में मौजूद थी। संपत्ति के निजी अधिकार को बरकरार रखते हुए भी फ्रांसीसी क्रांति संपत्ति के संकेंद्रण के खिलाफ थी। 5 फरवरी 1974 को रोबेस्पियर के भाषण से इस बात का खुलासा होता है। उसने कहा, वाणिज्य पब्लिक संपत्ति का स्रोत है, न कि कुछ परिवारों के लिए अत्यधिक संपन्नता का स्रोत है। चर्च की जमीन को बांटने के वक्त जो बहसें हुई, उनमें उसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्कों में से एक तर्क यह भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संपत्ति में हिस्सेदारी नई व्यवस्था में इनको जोड़ने में सहायक हुई। 1789 के अंत तक एक संगठन
सोशल सर्किल बनाया गया जो लोगों को जागृत करे। ये भी फॉसेट ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तावित समतावादी सिद्धांतों को गंभीरता से लेने की बात की और भूमि के वितरण को अपनाने पर जोर दिया। हालांकि इनमें से कई प्रस्तावों को दबा दिया गया। जब क्रांति ने युद्ध का रूप ले लिया तब इसके परिणाम स्वरूप हुए आर्थिक संकटों, मसलन खाद्य पदार्थ की कमी, काला बाजारी ने समतावादी विचारों को और ज़्यादा मजबूत किया और बराबरी की मांग ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होती गई। अनेकों संगठन व समूह इन मांगों का पक्ष लेते हुए सक्रिय हो गए। उनमें से कुछ को आधुनिक समाजवाद के पूर्वज माने जाने का सम्मान प्राप्त है। मार्क्स और एंगेल्स ने सोशल सर्किल के अलावा केक्लर्क और रॉक्स को समाजवाद का अग्रदूत कहा। उन्होंने कुछ लोगों के साथ लेकर मैस्लर और बैरलेट एक संगठन खड़ा किया और फिर मूलगामी सुधारों की मांग करने लगे। इस संगठन को एन रैंक्स कहते थे। ये लोग किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर संघर्ष नहीं कर रहे थे। एक ही स्टैंड था, गरीबों के पक्ष में और अमीरों के खिलाफ। जैकस रॉक्स पेरिस के चर्च के पादरी थे। उनका कहना था कि जमीन की उपज में सबका हक है। उनके अनुयायियों ने कहा कि शारीरिक जरूरत को ही जायदाद का आधार माना जाना चाहिए। रॉक्स ने एकाधिकारवादियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों को भी समाज के दुश्मन के रूप में निंदा की। बैरलेट ने भी समतावादी मूल्यों को बढ़ावा दिया और कहा कि जब तक जनता का अधिकांश वर्ग अमीरों का गुलाम रहेगा तब तक रूसों की प्रत्यक्ष जनतंत्र की अवधारणा हवाई ही बनी रहेगी। लेक्लेर्क, जो एक क्रांतिकारी पत्रकार था, ने व्यवसायी व बुर्जुआ वर्ग की अभिजात वर्ग के साथ तुलना करते हुए सभी को खाने का समान अधिकार है का नारा दिया। हर वर्गवादी शहरी गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हर्बर्ट एक मिथकीय चरित्र था जो सैन्य क्यूलेटस, निम्न मध्यम वर्ग, कारीगरों व छोटे दुकानदारों की इच्छाओं का प्रतिनिधि था। इस वर्ग ने क्रांति को अपना समर्थन दिया था। हर्बर्ट ने तीसरे एस्टेट को बुर्जुआ वर्ग और जनता के बीच बांट कर देखा। उन सबने अमीरों के खिलाफ युद्ध की वकालत की। 1795 से 1796 में नोएल बेवुफ ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे समान लोगों के षड्यंत्र के रूप में जाना गया। यह विद्रोह अपनी मूल भावना में लगभग कम्युनिस्ट था। इस विद्रोह ने समस्याओं के ऐसे समाधान प्रस्तुत किए जो काफी अवास्तविक और उस समय के हिसाब से अव्यावहारिक भी थे। मसलन निजी संपत्ति का संपूर्ण खात्मा, पूर्ण स्थापना की अवधि 1815 से 1830 और जुलाई राजशाही के वक्त फ्रांसीसी समाजवादी विचारधारा पुनः अवतरित हुई। पियरे
जोसेफ रूसो के विचारों को कार्ल मार्क्स ने जन जनवादी विचारों की यात्रा में महत्वपूर्ण अवस्था कहा। रूसो ने मजदूरों को वर्ग चेतस होने में सहायता की थी। उसने अपने लेखन में कारीगरों को आदर्श का औद्योगिकरण और श्रम विभाजन के बड़े-बड़े हासिलों की आलोचना की और सबको एक समान आय के पक्ष में बात की। समाजवादी प्रभाव ने ही 1848 और 1871 के वर्ग संघर्ष को संभव किया था। पेरिस कम्यून के दौरान मजदूरों ने स्वशासन का प्रबल प्रयास किया था। समाजवादी शब्दकोश में वर्ग संघर्ष, सर्वहारा और मजदूर एकता जैसे शब्द फ्रांस की ही देन है। फ्रांस पूरी 20वीं शताब्दी के दौरान समाजवाद और समाजवादी जैसे विचारों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करने के बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है कि फ्रांसीसी संस्कृति विरासत पर विस्तृत चर्चा कीजिए। या इसी को अलग रूप से पूछेगा कि फ्रांसीसी सांस्कृतिक विरासत एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग इस पर देखिए, हम जनरली पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप लोग जो नोट्स बनाइएगा और जो लिखिएगा वहाँ एग्ज़ाम पेपर पर जो आंसर लिखिएगा उसमें है ना पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। जैसे पहले परिचय है ना, फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहले परिचय दीजिएगा, फिर फ्रांसीसी क्रांति की क्या क्या विरासत रही है ना, और उस पर क्या क्या चर्चाएं हुआ है ना, उस पर क्या क्या आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हुई, किन किन लोगों ने है ना इस तरह से टिप्पणियाँ की। उसके बाद फिर आप अंत में क्या निष्कर्ष दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे पूर्ण विरासत थे। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति में संस्कृति, राष्ट्रवाद, प्रगति, सामाजिक एकता, समतावाद के विचारों का बोलबाला था। फ्रांसीसी क्रांति की संस्कृति, शैली और प्रतीकों का उपयोग एक बेहद राष्ट्र बनाने के प्रति वफादार और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया था। जैसे जैसे क्रांति कट्टरपंथी होती गई, वफादारी का सार्वजनिक प्रदर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि संभावित रूप से जीवन बचाने वाला भी इस तरह की घटनाएं अतीत की संस्कृति के कई पक्षों को मिटा देती हैं। ऐसा अवश्य भावी तो नहीं था कि क्रांति की विनाशकता से अस्थायी और अवस्था का जन्म हो। फिर भी 1789 की क्रांति में एक बुनियादी परिवर्तन की शुरुआत का संकेत मिलता है। फ्रांस के निवासियों ने पूरी पुरातन समाज व्यवस्था को ढहते हुए देखा। इसी के मलबे से और इसी अवस्था की स्थिति में फ्रांसवादियों को नई व्यवस्था खड़ी करनी थी। इस परिस्थिति ने क्रांतिकारियों को नूतन प्रयोग करने की असीमित संभावनाएं मुहैया कराई। अन्य जगहों की भांति फ्रांसवादी भी
1789 है ना, 89 को मर गया था। तो 1789 के पूर्व राजनीतिक शब्दावली के मामले में पिछड़े हुए थे। कारण था, क्यों पिछड़े हुए थे? तो इसका कारण था कि राजनीति का राज दरबार में ही केंद्रित होना। लेकिन जब स्टेट जनरल को चुने जाने में आम जनता की भी भागीदारी हुई, तब वे राष्ट्रीय राजनीति में जगह पा ही गए। निचले तबके के लोग रैलियों व राजनीतिक विद्रोह में भाग लेने लगे। इससे राजनीति का चरित्र तो प्रभावित हुआ ही, साथ में नई राजनीतिक शब्दावली पर आधारित एक क्रांतिकारी भाषा भी मौजूद में आने लगी। आम मांगों के लिए नए शब्द व वाक्य सुनने को मिलने लगे। नागरिक अधिकार, संप्रभुता, प्रतिनिधित्व और देशभक्ति जैसे शब्दों के अर्थ बदल गए। नई विचारधारा को प्रसारित करने के लिए हजारों पर्चे, कार्टून, नाटक, लेख, हास्य, व्यंग्य आदि बाढ़ की तरह लिखे जाने लगे। राजनीतिक और क्रांतिकारी मामलों पर केंद्रित नाटक करना, लोकगीतों का नए अर्थ देखते हुए गाना, लोकप्रिय उत्सवों को व्यवस्थित करना आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। साथ ही एक क्रांतिकारी कैलेंडर भी बनाया गया। इस तरह के सभी परिवर्तन व विकास नई क्रांतिकारी संस्कृति को रचने में सहायता कर रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र में पारंपरिक केंद्र नए क्रांतिकारी वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर रहे थे। तर्कवाद, रैशनलिज्म और प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर समय, टाइम और स्थान, स्पेस के मायने भी बदल गए। क्रांतिकारियों ने जो नया कैलेंडर प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार एक महीने को 3 हफ्तों में बांटा गया और प्रत्येक हफ्ता 10 दिन का और 12 महीने का एक साल, शेष बचे 5 दिनों को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, जिन्हें नागरिक गुणों जैसे सद्गुण, श्रेष्ठता, श्रम, इनाम व विचार के नाम पर मनाए जाने की बात तय की गई। हफ्ते के प्रत्येक दिन को नया नाम दिया गया, जो ग्रामीण जीवन के पक्षों को समर्पित था। पेरिस की सड़कों पर राजा और रानियों के नाम हटा दिए गए और उनकी जगह ले ली नए शब्दों में, मतलब ले नया राजा के बदले लुई स्वतंत्रता। यहाँ तक कि राजा, रानी और वजीर की तस्वीरों की जगह क्रांतिकारी प्रतीकों ने ले ली। नई राजनीतिक भाषा में राजा के साथ जुड़ी पवित्रता की धारणा के लिए कोई जगह नहीं थी। नैतिकता के मापदंड के लिए शपथ और प्रतिज्ञा जैसी पदावली का उपयोग एक नए तरीके से किया जाने लगा। मोटे शब्दों में कहें तो नई राजनीतिक संस्कृति की छपी फ्रांस की छाप फ्रांसीसी क्रांति के हर शब्द, थिएटर, कला, संगीत में देखी जा सकती थी। क्रांति ने पत्रकारों को भी प्रभावित किया। कई अखबार थे, मर्क्यूरी ब्रिशोट को पेट्रियट, फ्रैंकोइस बोरेरे का पॉइंट ड्यू टूर, जो लोगों तक सीधी खबरें पहुंचा रहे थे और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। इन अखबारों द्वारा राजनीतिक पत्रकारिता की भूमिका ही महत्ता को प्रकाश में लाया गया और
बाद में आने वाली क्रांतिकारी पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने, जिसमें कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक भी आते हैं। पाठकों की संख्या में अचानक से उछाल देखने को मिला और अखबारों के विषय वस्तु में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। इन सबने पब्लिक ओपिनियन जनमत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। क्रांति ने कला के मंच तक को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप नाटक के क्षेत्र में भी क्रांति की सांस सुनाई दे रही थी। राजनीतिक मामलों पर खूब नाटक लिखे और मंचित किए जा रहे थे। मंचित नाटक राजनीतिक प्रचार का एक माध्यम बन गए थे। ऐसा ही एक लोकप्रिय नाटक था चेनियर का चार्ल्स वरन। यह ऐसा नाटक था जिसमें क्रांति की आत्मा राष्ट्रविधि और संविधान की झलक दिखती थी। उत्सवों व त्योहारों के अवसर पर कला प्रदर्शनी का उपयोग किया जा रहा था। क्रांति के दशक के रूपक एलिगोरिकल रचनाओं, राजनीतिक व्यंग, नेताओं के पोर्ट्रेट, पत्र व्यवहार के कागज, ताश के पत्ते, बच्चों के खेल और अन्य रूपों के माध्यम से हजारों छपे चित्र आदि सामने आए। इफेमेरा कहे जाने वाले इन चित्रों को लोगों को राजनीतिक बहस की तरफ आकृष्ट करने का सबसे उपयुक्त माध्यम माना गया। कला एक रणनीतिक तथा राजनीति में एक औजार बन गई थी। राजनीतिक क्रांतिकारियों को चित्रों की ताकत का भान था और उन्होंने कला को सामाजिक और नैतिक पुनःसृजन के लिए इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी क्रांति की छवि कला के सभी रूपों में दिखी। यहाँ पर यह कहना काफी मुश्किल है कि इनमें से कितने परिवर्तन क्रांति के बाद भी जारी रहे। शायद क्रांति के प्रतीकों और स्मृतियों के अलावा बहुत कम। इसका एक कारण यह था कि क्रांति ने पुरानी व्यवस्था की संस्कृति को एकदम से खारिज कर दिया था। ऊपर से लादी जा रही नई संस्कृति को सामाजिक राजनीतिक स्वार्थों को साधने वाले साधन के रूप में देखा जा रहा था। इसलिए यह बहुत कम लोगों को प्रभावित कर पाई। इसका अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगा था। फ्रांसीसी समाज एकदम से अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गया था और पुराने नैतिक मूल्यों के धराशायी हो जाने के बाद यह विभक्त सा हो गया था। नया शासक वर्ग विकल्प नहीं दे पा रहा था। फिर भी वे मूल्य जो अपने चरित्र में सार्वभौम थे, काफी हद तक बचे रहे। मसलन मेट्रिक पद्धति, धर्मनिरपेक्षता, कानूनी प्रावधान और जनतांत्रिक सिद्धांत। 18वीं सदी की अन्य दो उपलब्धियों, ज्ञानोदय प्रबोधन और नव क्लासिकवाद ने 19वीं सदी के रोमांटिक आंदोलन से संघर्ष करते हुए आधुनिक कला की कुछ शैलियों और विचारों को प्रारूप प्रदान किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी और मुख्य विरासत खुद क्रांति ही है।
200 साल बीते जाने के बाद भी यह हमारी स्मृति में है। 19वीं सदी के दौरान ऐसे अनेकों संप्रदाय इसी क्रांतिकारी ऊर्जा से जन्मे थे, जो जो मानव मात्र को अपना लक्ष्य मानते थे। यह पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित समतावादी समाज को जन्म देने वाली साबित हुई। इसने परंपरा पर पुनः विचार करने का दबाव डाला। क्रांति के प्रति आस्था एक परंपरा सी बन गई, जिसका ज्वार फ्रांस में 1830, 1848 और 1879 में बार बार उठा, और जिसने यूनान, बेल्जियम, इटली और जर्मनी में होने वाली कई क्रांतियों को प्रेरित किया। कुछ लोग इस स्मृति, परंपरा और व्यवहार को क्रांतिकारी संस्कृति का नाम देने पर आपत्ति करते हैं, लेकिन किसी भी नजरिए से देखें, जनतांत्रिक रिपब्लिकवाद इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व भर में मध्यम वर्ग के अधिकांश हिस्सों ने इस विचारधारा को अपनाया। इसी विचारधारा का 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय अधिकारियों द्वारा कड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि इससे प्राप्त करने का तरीका युद्ध या आतंक ही था। फ्रांस में मूलगामी रिपब्लिकवाद को उदार प्रशासन के ज़्यादा उदार रूपों, सार्वजनिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुसार ढलना पड़ा, तभी उसे यूरोप व यूरोप के बाहर स्थायी जगह मिल सकी। फ्रांसीसी क्रांति संस्कृति का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उत्तर औपनिवेशिक दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। अतः फ्रांसीसी क्रांति के निशान विश्व भर में आज भी एक विरासतीय स्वरूप विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब इस फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति में हम लोग लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद है ना ये इसके बाद चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जमकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, सपोर्ट करिए। नया नया कंटेंट नए तरह से लाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति में लिंग भेद पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, उसका वर्णन करना है। तो देखते हैं। फ्रांस में उस समय के समाज में महिलाओं तथा शिक्षा तथा अच्छी नौकरियों की पहुंच नहीं थी। महिलाएं लॉन्ड्री, फूल बेचने, फल सब्जियां बेचने के काम करती थी। फिर धनी लोगों के घर में घरेलू कार्य के लिए सेविकाओं यानी दाई, नौकरानी के रूप में काम करती थी। उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन प्राप्त होता था। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती दौर से ही स्त्रियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। रहेगा नहीं जी, दिन भर काम करता महिला लोग चाय के बगान में, है ना, किन्हीं के अमीर घर के में नौकरानी के रूप में बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, है ना, किचन साफ करना, बर्तन साफ करना, तरह तरह के काम करता है। तो दिन भर काम करता हूँ, बेचारियों को बहुत कम ही पैसा मिला था, तो उसमें गुस्सा तो होगा ही होगा। समाज के विभिन्न तबके में आई इन स्त्रियों ने अपने अपने तरीके से किसी न किसी रूप में क्रांति में योगदान किया। अभिजात और बुर्जुआ तबके से लेकर धोबी, मल्लाह,
फूल बेचने वाले मजदूर स्त्रियां ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें से अधिकांश की मांग नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में ब्रेड उपलब्ध हो सक पर्याप्त मात्रा में क्या हुआ ब्रेड उपलब्ध हो तक ही सीमित थी। कुछ बेहतर शिक्षा चाहती थी, जबकि सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन की सदस्य जो मूलगामी थे ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व वोट देने वोट देने का अधिकार और पुरुषों के समान व्यवहार की मांग की। इस मामले पर दो तरह की धारणाएं प्रचलित। एक के अनुसार क्रांति की वजह से स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा खराब हुई और संविधान के तहत उन्हें जो कुछ मिला वो 1793 ईस्वी के बाद छीन लिया गया। वे नागरिक तक नहीं रही और नेपोलियन कोड में तो स्त्रियों के प्रति कुछ अजीब रवैया था। क्रांति मुख्यतः बुर्जुआ पुरुष वर्चस्व का द्योतक थी, जिसमें स्त्री न्याय से वंचित रही और उसके हित लगभग एक सदी तक दबाए जाते रहे। दूसरे मत के अनुसार क्रांति ने परिवार के दर्जे को बेहतर किया और इसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक मिला। संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नए कानून ने स्त्री की स्थिति को बेहतर किया। 1791 के संविधान में जब विवाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया, तब तलाक देने के मामले में स्त्री को पुरुष के समान ही हक मिला। इसलिए भले ही फ्रांसीसी महिलाएं यूरोप में समान नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली पहली महिलाओं में से थी, लेकिन क्रांति के बाद उसके आंदोलन कम हो गए और उसके 100 सालों बाद तक उनकी आवाज़ दबाई जाती रही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी पूरा कर लिए। अब हम से यही विनती करते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।